मेरी नज़र से वीडियो चैनल से मैं शोम रतुड़ी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समसामयिक चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। आप याद करिएगा 2020 में जब यूएस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हुआ। उस दौरान काफी हिंसा फैलाई गई, अराजकता फैलाई गई, चुनाव में अनियमितताएं की गई और परिणाम क्या हुआ? एक विवादास्पद रूप से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए। उस समय जो भारत का लेफ्ट और लिबरल जो गैंग था उसके मन में एक कसक उठी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सरी का व्यक्ति हार सकता है तो हम मोदी को क्यों नहीं हरा पाए। और तब उन्होंने कमर कस ली कि जिस तरीके से ट्रंप को हराया गया उसी तरह से हम मोदी को भी हराएंगे, क्योंकि तब तक मोदी 2019 में जीत चुके थे। ये उसके बाद की घटना है और इसी 2019 के बाद से ही लगातार वे इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। देश में अराजकता फैलाना, देश में दंगे करवाना, देश में हिंसा करवाना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, देश की कानून व्यवस्था खराब हो और विश्व में देश की छवि और मोदी जी की छवि बड़ी खराब जाए। अगर आपके देश में लगातार अराजकता हो रही हो, फैल रही हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही हो, तो निश्चित मानिए विदेशों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जो भी आएगा वो कानून व्यवस्था को देख करके ही कोई भी व्यवसायी यहाँ इन्वेस्ट करेगा और विदेशी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था पे पर लगना, अर्थव्यवस्था में बूस्ट आना, तब जा करके आप जो बेरोजगारी की बात करते हैं, हम आयात करते हैं, आयात बिल का भुगतान करते हैं, तो उस पर लगाम लगेगी, रोजगार पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो आम व्यक्ति का जीवन बढ़ जाएगा, उसका जीवन स्तर बढ़ जाएगा, भुखमरी कम होगी। हालांकि भुखमरी तो खैर हम नहीं कह सकते कि भुखमरी तो नहीं है, लेकिन जिस जगह पर हम आज हैं, अगर अच्छी अर्थव्यवस्था होगी तो उससे हम आगे बढ़ जाएंगे और विश्व के संपन्न देशों में एक होंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि आपकी आंतरिक व्यवस्था स्थिर हो, कानून व्यवस्था स्थिर हो। और जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है वो इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर हमें मोदी को उखाड़ना है तो इस देश में अराजकता पैदा करनी है। आप याद करिए, पिछले साल 1 साल से ज्यादा समय तक खालिस्तानियों के एजेंट, जिनपिंग के एजेंट, किसानों के नाम पर मंडी के दलालों ने देश को बंधक बना के रखा, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और उन्होंने हर प्रयास किया कि किसी तरह दंगा हो, हिंसा हो, सरकार गोलियां चलाए, कुछ लोग मरे और फिर ये पूरे देश में हिंसा का तांडव करेंगे। सरकार ने सब्र किया, समझ गए थे, मोदी जी समझ गए थे, मोदी के मंत्री समझ गए थे कि ये प्रायोजित हिंसा है और इसके पीछे उद्देश्य देश को अराजकता में झोंकना है, हिंसा में झोंकना है। इसलिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया कानून को वापस लिया। तो इनका ये जो अटेम्प्ट था, ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था। तो छुटपुट हिंसा के साथ ही ये आंदोलन भी खत्म हो गया। अब इन्होंने देखा कि इन्होंने किसानों को काफी भड़का दिया था और किसान भी, मतलब किसान की जब हम बात करते हैं तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान थे। हालांकि बाद के चुनाव में जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उससे पता चला कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा।
यानी आम किसान सच्चाई को जानता था। आप पंजाब की बात छोड़ दीजिए, पंजाब में बीजेपी का कभी कोई दखल नहीं रहा, कोई वर्चस्व नहीं रहा। लेकिन यूपी में जबकि पूरा विपक्ष एक हो गया था, जिसे अखिलेश कहते थे कि रेनबो गठबंधन, जिसे पूरी मीडिया जो लेफ्ट लिबरल गैंग जो है उन्होंने इस ढंग से पेंट किया कि अब तो योगी गए, अब गए तब गए। वो निश्चित मान के चल रहे थे कि हमने इस बीच इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भेज रखी है, किसानों को इतना भड़का दिया है कि यूपी में बीजेपी का सफाया निश्चित है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 5 में से 4 के 4 राज्यों में बीजेपी का जीतना ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो देश में अराजकता पैदा करना चाह रहा, जो चाहता है कि हमें वही सुविधाएं मिले, वही दलाली मिले, वही सत्ता में हमारी हिस्सेदारी हो जो पहले थी, उनके लिए बड़ा सदमा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे उसके बाद भी लगे हुए हैं। अभी जो इन्हीं चुनाव के दौरान कर्नाटक में भी हिजाब के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने पूरे देश में जो है एक माहौल बना दिया था, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वे कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब तक वो नहीं होता आप कानून का पालन करिए, ड्रेस कोड जो है उसको मानिए, लेकिन नहीं, इसको इन्होंने पूरे दुनिया में फैला दिया कि इस्लामोफोबिया है साहब। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि वही लड़कियां जब सार्वजनिक जीवन में रहती हैं तो वो सामान्य कपड़े पहनती हैं जैसे और लड़कियां पहनती हैं, लेकिन जब स्कूल का माहौल खराब करना हो तो वह हिजाब का मुद्दा लेकर के सामने आ गई। ऐसे ही अभी जो ताज़ा जो घटनाएं हैं, जो टेंशन के कारण हैं, जो इनके द्वारा क्रिएट किया गया, वो है पहले तो जो हिंदुओं का नववर्ष था, उसका नववर्ष का जो जुलूस निकला, उसमें पहले राजस्थान में हिंसा हुई, पथराव किया गया, मतलब हर प्रयास किया गया कि हिंदुओं को उनकी जो आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी, उसका हनन किया जाए। और इसमें क्योंकि वहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो नेचुरली वो हिंदू विरोधी होंगे और तुष्टिकरण के हिसाब से वो दूसरे संप्रदाय को शय देंगे। लेकिन अभी रामनवमी के अवसर पर जिसके अंदर पूरे देश में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य हो, हर जगह रामनवमी के जो शोभा यात्रा निकली उसमें पथराव हुए। अब उनका तर्क क्या है कि आप मुस्लिम उससे नहीं जा सकते हैं, मुस्लिम इलाकों से नहीं जा सकते। कौन सा मुस्लिम इलाका है भाई? अगर आप हिंदुओं को नहीं चाहते थे तो मुसलमानों ने अपने एक देश ले लिया है। 47 में हिंदू से घृणा करने वालों को बापू और नेहरू ने एक देश दे दिया है। अब आपका कोई अधिकार ये नहीं है कि आप ये कहें कि ये हमारा इलाका है, तुम्हारा जो इलाका है वो तुम्हें दे दिया गया। आपने कभी इस शर्त पे आप यहाँ नहीं रहे थे, क्योंकि विभाजन इन्हीं मुद्दों पे हुआ था, धार्मिक मुद्दों पर ही विभाजन हुआ था, कोई ऐसा नहीं था, कोई आर्थिक मुद्दों पे हुआ था। तो उस पे जब आपको एक राष्ट्र दे दिया है तो आपका कोई अधिकार नहीं, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप ये कहें कि हमारा इलाका है। तुम्हारा कोई इलाका नहीं, ये देश है। अगर आप ये तर्क देते हो कि हमारा इलाका है, तो फिर जब आप दिन में कई बार नमाज पढ़ते हैं लाउड स्पीकर से, तो क्या वो जो ये आवाज़ निकलती है, जो अजान निकलती है, क्या वो केवल मुस्लिम परिवारों के घरों तक पहुंचती है? हिंदुओं के घरों नहीं पहुंचती है, जैनियों के घर नहीं पहुंचती है, उनके कानों में नहीं पहुंचती है। जब आप कहते ईश्वर हमारा खुदा सबसे बड़ा है, तो ये भी तो अधार्मिक है। आप क्यों औरों को ये बात कह रहे हैं? आप ठीक है, आप अपने बगैर लाउड स्पीकर के आपस में जो भी आप कहना चाहें कहें, लेकिन
ये आप जो है औरों के अधिकारों का अतिक्रमण है। अब क्या है कि इस ढंग से ये दिन प्रतिदिन 2024 तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जो इस बहाने किसी रामनवमी के बहाने, हनुमान जयंती के बहाने, दुर्गा पूजा के बहाने इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अब क्या है कि हिंदुओं का भी एक वर्ग, जिसमें ये लेफ्ट लिबरल ये जो गैंग है, ये इनको शह देता है कि नहीं तुम्हारा ये अधिकार है। वो उनको कभी भी तर्क से नहीं समझाएगा कि तुम इस देश में रह रहे हो, औरों की तरह ही तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, तुम्हारा कोई विशेषाधिकार नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे कि जिस मोहल्ले में तुम रहते हो वहां से कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। अब होता क्या है कि ये लोग इतने रेडिकलाइज हो जाते हैं कि कानून हाथ में लेते हैं, पथराव कर लेंगे, गाड़ियां जला लेंगे, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेंगे, लोगों को मारेंगे, हिंसा करेंगे, और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो विक्टिम कार्ड खेलना पसंद करते हैं कि साहब हम तो अल्पसंख्यक है इसलिए हमारे साथ अत्याचार हो रहा। और राणा अयूब जैसे कई ऐसे पत्रकार हैं जो इसको विदेशों में प्रचारित करते हैं। इनके पास है न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, इस टाइप के अखबार हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी पत्रकारिता सिर्फ इतनी है और कोई ज़्यादा नहीं है कि कोई देश के बारे में अच्छी बात करें। उनका सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम बनना है। तो ये आप ये देखते रहिए कि अभी ये कुछ ही घटनाएं हुई है, अभी पूरा 2 साल पड़ा हुआ है। इस 2 साल के अंदर ये पूरा प्रयास करेंगे कि यह देश हिंसा में हो, अराजकता में, पूरा व्यवस्था चौपट हो जाए, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, लोग त्राही त्राही करेंगे। देखिए हुआ क्या कि सदियों में एक ऐसी बीमारी आई कोरोना की, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी, पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दिया, लोगों की जानें चले गई, लोग बीमार पड़ गए। बड़े बड़े जो उन्नत देश थे वे भी अपना स्वास्थ्य को वो नहीं कर पाए, व्यवस्था को कायम नहीं कर पाए, जबकि भारत जैसा कथित पिछड़ा देश आज 200 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग गई है। अब जब आप वैक्सीन की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ इन लोगों का क्या इरादा होता है। जब भी कोरोना आया तो इनमें से ज़्यादातर विपक्ष वाले विदेशी वैक्सीन की मांग करने लग गए। उन्होंने कोविशील्ड और कोरोवैक्स जो है, जो भारत में बन रही थी और जो बड़ी कम प्राइस में थी, उसको लेने से मना कर दिया कि नहीं हमें क्या चाहिए, फाइजर चाहिए, हमें क्या चाहिए, जॉनसन जॉनसन की वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, जितनी विदेशी वैक्सीन जो बन रही थी हमें वही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो बड़ी महंगी थी और उन्हें पता था कि इतना भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि सबको फ्री में बांट सके। 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की एक वैक्सीन, एक डोज को भारत फ्री में बांट सके। तो उसके अच्छा उसमें से ऐसी वैक्सीन थी जो -70 डिग्री पर जो है प्रिजर्व होती है। अगर उसे टेम्परेचर अगर बढ़ गया, माने अगर 70-50 आ गया, तो उसकी जो उसका गुण है वो खत्म हो जाएगा, वैक्सीन नहीं होगा, फिर पानी रह जाएगा। तो ये उसकी भी मांग कर रहे थे कि नहीं हमें वही चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि किसी को वैक्सीन न लगे, लाखों लोग मरे। और हालांकि इन्होंने तो कल्पना कर ही दी थी कि इतने करोड़ लोग मरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कोविशील्ड को जो है अपने देश में उत्पादित किया और फ्री में जो है 200 करोड़ के लोग लगभग जनसंख्या को लगा चुके हैं। इस बीच इन्होंने क्या किया कि यूपी में जो है, यूपी को बड़ा बदनाम किया। जो लाशें सामान्य रूप से जैसे सन्यासी लोग हैं वो लोग नहीं दबाते, या कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लाशों को जलाते नहीं हैं, दफन कर देते हैं, तो बाद में कई बार ये लाशें निकल जाती हैं। तो ये जब बही तो इन्होंने इनकी फोटो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेची। मतलब ऐसा कोई भी प्रयास नहीं था जो इन्होंने न किया हो भारत को बदनाम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद इनकी जीत, बीजेपी की जो 4 राज्यों में जीत हुई, वो
इनके लिए आंख खोलने के लिए था कि आप वोटों की राजनीति में बैलेट के आधार पर आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो अब वो इस रणनीति पे आ गए हैं कि हम किसी भी तरह हिंसा पैदा करें, अराजकता पैदा करें, इस देश को जो है उथल पुथल मचाएं, और ये काम हम 2024 तक निरंतर करते रहे। अभी आप देखिए, आप भी नजर रखिएगा, आने वाले समय में आप ये मत समझिए कि सिर्फ रामनवमी में ये पथराव हो गया, ये हिंसा की घटनाएं हुई, आगे पूरे 2 साल तक किसी न किसी बहाने ये सब चलेगा। नजर रखिएगा और मेरी बात याद रखिएगा कि ये सब लगातार होना है। धन्यवाद। आप मेरा वीडियो चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक बार और नमस्कार, धन्यवाद।